हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI. I am Ajit Yadav, completed CITS NSTI Kanpur. Today will we discuss CITS Workshop Science and Calculation, Group 6 Level 2. Now let's start. Question number first. In a school there are two division. कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसमें दो डिवीज़न है. डिवीज़न ए हैज़ 15 फुटबॉल प्लेयर. डिवीज़न ए में 15 फुटबॉल प्लेयर हैं. एंड डिवीज़न बी में 20 हॉकी प्लेयर हैं. ठीक, यानी जो प्लेयर है उनकी संख्या क्या है? डिवीज़न ए में 15 और डिवीज़न बी में 20 हैं. एवरेज वेट ऑफ डिवीज़न ए प्लेयर 30 kg. उनका एवरेज कितना दिया गया? एवरेज जो दिया गया है डिवीज़न ए का 30 kg दिया गया है. विल एवरेज वेट डिवीज़न बी का 40 kg दिया गया है. फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल डिवीज़न. यानी दोनों का एवरेज वेट निकालना है. इनका अलग अलग दिया गया है एवरेज वेट और दोनों का निकालना है. तो आपको बता दें कि एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है. हमारा औसत बराबर, आपको बता दें, जो हमारा औसत बराबर होता है वह होता है टोटल नंबर, यानी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग होता है बटे संख्याओं का योग बटे संख्या. यानी अगर हमें एवरेज निकालना है 1 3 4 5 6 का एवरेज इस तरह, तो टोटल नंबर को जोड़ देंगे. उसके बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 चार संख्या है तो उसी से भाग दे देंगे. यानी 5 4 9 2 11 1 12 12 में से 4 से भाग दे देंगे. हमारा 4 3 12 3 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमें एवरेज निकल के आएगा. सिंपल सा हम एवरेज कैसे निकालते हैं बताएं आप लोगों को. अब क्या पूछा है? अगर संख्याओं का हमें योग पूछे, अगर उनका योग पूछे तो हम क्या करेंगे? औसत में जितनी संख्या रहती है गुणा कर देते हैं. देखिए हमारा 4 3 12 कर देंगे तो हमारा संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा. सेम प्रोसेस यहाँ पर यही है कि हमें दिया क्या है, हमें इनका क्या दिया गया. देखिए 15 नंबर दे दिया गया, 15 खिलाड़ी हैं और इनका औसत वजन दे दिया गया 30 kg. यानी कि हमें एवरेज दे दिया गया है. तो हमें वेट कितना निकल के आ जाएगा? जो फुटबॉल प्लेयर हैं उनका हम वेट निकालेंगे तो कितना आएगा? वेट एक का हमारा वेट निकल के आ जाएगा 15 × 30. तो 15 × 30 हम करेंगे तो हमारा 450 निकल के आएगा. ठीक, 15 × 30 450 आ गया. अब इसी तरह हॉकी का निकालेंगे तो फुटबॉल का निकालें. अब सेम इसी तरह हॉकी वाला निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? हॉकी का वेट. इसमें कितने खिलाड़ी हैं? 20 खिलाड़ी हैं. 20 ले लिया हमने. उसके बाद गुणे हमें कितना खिलाड़ी है, औसत वेट कितना? 40 है, हमने ले लिया 40. अब यहाँ पे आ गया 800. अब देखिए टोटल एवरेज वेट हमें यही ना पूछा है. टोटल एवरेज वेट. ठीक, टोटल एवरेज वेट यानी 450 और 800 दोनों को हमको जोड़ना होगा. 450 + 800 अपन टोटल नंबर कितने हैं? तो टोटल यानी 15 फुटबॉल खिलाड़ी इसमें थे और 20 इसमें हैं. तो 15 यहाँ पे हो गया और 20 यहाँ पे हो गया. तो इन दोनों को जोड़ देंगे ऊपर वाला हमारा तो 1250 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 15 20 35 आ जाएगा. जब इसको हम लोग काटेंगे ये हमारा निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 35.71 किलोग्राम. हमारा क्या निकल के आ जाएगा? औसत वेट निकल के आ जाएगा 35.7. ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा. तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था. अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले की क्लासेस भी आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब आ गए हैं, काफ़ी कम समय बचा है. तो इसलिए आप लोग उस क्लास को देख लीजिए. हमने सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन में विस्तृत से हमने एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है. अगला बोल रहा है इन फर्स्ट 3 hours अ पर्सन ड्राइव हिज कार एंड कवर 40 किलोमीटर. पहले क्या कह रहा है कि 3 घंटे में वह 40 किलोमीटर क्या करता है? दूरी तय करता है पहले 3 घंटे में. इन नेक्स्ट 2 hours ही कवर 35 किलोमीटर फ्रॉम हिज कार. और अगले 2 घंटे में वह 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है. सेम डायरेक्शन, उनकी दिशा क्या है? दोनों की सेम है. बोल रहा है व्हाट विल बी एवरेज स्पीड इन इंटीरियर जर्नी, यानी उसकी पूरी जर्नी के दौरान
उसकी जो एवरेज स्पीड क्या है। दोनों बार स्पीड अलग अलग होगी ना। चलिए, तो एवरेज स्पीड बराबर हमारा फार्मूला होता है एवरेज स्पीड। हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस, टोटल हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे और बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम हमारा हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, 40 + 35, यही डिस्टेंस है। पहली बार 40 चला, फिर 35, और पहले 3 घंटे चला, फिर 2 घंटे। तो हमारा यहाँ पे देखिए आ जाएगा 75 बटा के हमारा 3 2 5। अब काटेंगे जब इसको तो हमारा आ जाएगा 15, 75 होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है, वो चल रहा है। चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में बल क्षण ज्ञात कीजिए। बल क्षण क्या होता है, यानी बल क्षण का मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ लगता है, मोमेंट ऑफ फोर्स वहाँ लगता है जहाँ कोई वस्तु एक एक्सिस पर क्या हो, स्थिर हो, और उसके साथ मूवमेंट करे, घूमे, यानी एक अक्ष पर स्थिर होकर वह घूमे, तो वहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है। जैसे हम लोग एक दरवाजे का उदाहरण ले सकते हैं। दरवाजे का यह सिरा क्या है, फिक्स है। अब दरवाज़ा हमारा क्या है, देखिए मान लीजिए हमारा दरवाज़ा है, ठीक, यह क्या है, फिक्स है। अब यहाँ से क्या है, यह फिक्स है और यह क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो यहीं पे क्या लगेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसको हैंडल लगा दिया। यहाँ से जब हम लोग बल लगाते हैं, यह बल लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से बल लगाते हैं, तो अगर बल अंदर की तरफ लगाएंगे तो हमारा दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बल बाहर की तरफ लगाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन जो बल हम लगा रहे हैं यह डिपेंड करता है कि यह अपने अक्ष से कितनी दूरी पर लगा रहे हैं। जो उस वस्तु का अक्ष है, वहाँ से जहाँ पे वस्तु फिक्स है, जहाँ उसके फिक्स बिंदु है, वहाँ से वो कितनी दूरी पर हम बल लगा रहे हैं। अगर हमारी दूरी ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा दूरी पर बल लगा रहे हैं, यहाँ से अगर हम दूरी यहाँ पे बल लगा रहे हैं तो हमारा बल ज़्यादा लगेगा। आप अनुमान लगाइए, आप जब दरवाज़ा खोलते हैं अक्सर यहीं से खोलते हैं। अगर दरवाज़ा यहाँ से खोलेंगे, पास से, इसके जहाँ से फिक्स है यहाँ से पास से खोलेंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। यानी यह जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है यह डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है, ठीक है, दूरी पर डिपेंड करता है। दूरी कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूरी ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर भी वो देखिए, यहाँ पर वस्तु फिक्स है, यह जो कोई वस्तु फिक्स है इसकी डिस्टेंस दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोई व्यक्ति बल लगा रहा है 250 न्यूटन का, ठीक है, वही सेम बाटे। तो टाउ बराबर हमारा फार्मूला होता है F × R, सेम फार्मूला। हम फार्मूले रखकर सवाल भी बता सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे F का मान हम क्या रख देंगे, 250, और इंटू R का मान 25 रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6250 न्यूटन मीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला सबसे गर्म वातावरण के लिए किस प्रकार के थर्मोकपल उपयोग किया जाता है, तो हमारा होता है थर्मोकपल टाइप सी वाला, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कॉफ़ी कप इन क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज इन शेप ऑफ अ फ्रस्टम हैविंग फॉलोइंग डायमेंशन। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कॉफ़ी कप, इसकी कैपेसिटी ज्ञात करना है हमें कॉफ़ी कप की। तो बता दें कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए शंकु छिन्नक, यह देखिए एक शंकु छिन्नक है, यह क्या है, शंकु छिन्नक है। ये छिन्नक आप सुने ही होंगे, छिन्नक है ये, शंकु छिन्नक। यहाँ पे देखिए यह बड़ी वाली त्रिज्या है, यह कैपिटल आर से इसको दिखा देते हैं, बड़का आर, यह छोटी वाली त्रिज्या इसे स्मॉल आर, छोटा आर, और यह इसकी हाइट दे दी गया है। तो इसके संबंध में एक इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो इसके संबंध में एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम के संबंध में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो हमारा शंकु छिन्नक का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है πh/3, πh/3
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी में हम लोग रख देते हैं पाई का मान क्या हमारा है 3.14 हमारा पाई का मान हो गया, और गुणे एच का मान 14 दिया गया है, और बटे के हम 3 कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा क्या होगा आर, जो कैपिटल आर हमारा इसका मान हमारा 8 है, तो हम लोग 8 का स्क्वायर कर देते हैं, और जो स्मॉल आर हमारा है इसका मान कितना है 6 है, तो हम लोग 6 का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस आर इंटू आर यानी 8 इंटू 6 कर देते हैं। चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा 3.14 गुणे 14 अपान 3। अब यहाँ पे हम लोग गुणे 148 कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 8 64 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 36 8 6 48, 64 36 48 जब जोड़ेंगे तो 148 आएगा। ठीक, अब इसको जब पूरी तरह आप लोग हल कर लेंगे तो हमारा आएगा 2168 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। यह आपका क्लियर इतना आना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए अगर नहीं आएगा तो, लेकिन आएगा इतना। हमने हल किया इसको, इतना आया है। यहाँ पे काफ़ी कम समय है इसलिए आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरह हल करके बता पाना मुश्किल है। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपके लिए नया होगा लेकिन कुछ नया नहीं है, समझ में आ जाएगा। इन मैनोमीटर ट्यूब, अब देखिए पहला वर्ड बोल रहा है मैनोमीटर ट्यूब, तो इसको जान लीजिए मैनोमीटर ट्यूब होता क्या है। तो जो हमारा मैनोमीटर ट्यूब होता है यह प्रेशर को मेजर करता है। जहाँ पे हम लोग मैनोमीटर ट्यूब लगाते हैं इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। तो बोल रहा है इफ़ एच हाइट ऑफ मरकरी, एच हाइट क्या दी, मरकरी की हाइट दी गई है एच, इसमें मरकरी भरा हुआ है जो हमारा दिया गया है। ठीक, मैनोमीटर ट्यूब इसमें मरकरी भरा हुआ है। तो एच हाइट ऑफ मरकरी, पी गैस बराबर गैस प्रेशर, यानी पी गैस का मतलब यहाँ पे गैस प्रेशर है एक तरफ, और पी एटमॉस्फेयर एक तरफ से क्या है गैस प्रेशर, और एक तरफ से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वातावरण का दबाव। और पी गैस ज़्यादा है किसने, एटमॉस्फेयर वाले से, जो गैस का दाब है एटमॉस्फेयर के दाब से क्या है ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, इसकी फार्मूले की गणना करना है। तो यहाँ पे क्या हमारा है पी गैस, यहाँ से हमें गैस का प्रेशर है, और यहाँ से हमें एटमॉस्फेयर, देखिए लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है ट्यूब में। ठीक है, तो लिक्विड पहले यहाँ तक भरा है, लिक्विड कहाँ तक भरा है, यहाँ तक भरा है। यहाँ तक दोनों सेम है, यहाँ तक दोनों की हाइट क्या है, प्रेशर दोनों का सेम है। लिक्विड इसके हाइट तक भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने इसका प्रेशर बढ़ाया, जैसे ही इसका प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो यह जो लिक्विड यह ऊंचाई तक ऊपर चला जाएगा, यह ऊंचाई तक क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब यही जो हमें फार्मूले की गणना करना है कि यहाँ तक तो सेम था, यहाँ तक क्या था हमारा फार्मूला, क्या निकल के आ रहा था यहाँ तक पी गैस बराबर पी एटमॉस्फेयर, यह हमारा फार्मूला निकल के आ रहा था यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हमने यह ऊंचाई तक आगे बढ़ा तो हमारा इसमें ऐड हो जाएगा एच रो जी। एच रो को इस तरह सिंबल दिखाते हैं, एच रो जी, ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब एच रो जी हमारा ऐड हुआ है क्योंकि ये एच ऊंचाई तक ऊपर गया है ना, तो हमारा यहाँ पे जो एच है तो हाइट हो गई, और जो ये रो हमारा है यह जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी है रो, जो लिक्विड इसमें हमारा भरा गया है उसकी डेंसिटी हमारी रो है। और जी का मान क्या है, जी का मान हमारा गुरुत्वीय त्वरण है हमारा, ये जी हमारा ये गुरुत्वीय त्वरण होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको सिंपल सा हम बता देते हैं कि यह दोनों हमारा कांस्टेंट हो जाएंगे, यह दोनों यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा फार्मूला पी गैस बराबर हमारा होता है पी एटमॉस्फेयर, ठीक है, और प्लस एच, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक आपको और कॉन्सेप्ट बताते हैं ताकि आपको पूरी विस्तृत में यह समझ में आ जाए। चलिए एक देखिए, हमने यहाँ पे मैनोमीटर ट्यूब लिया है मान लीजिए। ठीक, देखिए उसका भी कुछ फिगर इसी तरह है ना,
एक तरफ से हम P1 प्रेशर लगाएं, एक तरफ से P2 प्रेशर लगाएं। जब तक प्रेशर समान है, मान लीजिए इसमें लिक्विड भरा हुआ है, जब तक प्रेशर समान था तो ये क्या है, इसकी डिस्टेंस भी क्या है, दोनों तरफ समान है। देखिए प्रेशर समान है, डिस्टेंस समान है। जैसे ही हमने इस प्रेशर को ज़्यादा किया, इस प्रेशर को P1 को ज़्यादा किया, यह हमारा लिक्विड जो यह ऊंचाई तक क्या चला गया, ऊपर चला गया। पहले क्या था, P1 और P2 क्या था, बराबर था। ठीक, जैसे ही हमने P1 को बड़ा कर दिया P2 से, प्रेशर बढ़ा दिया, इसमें यह ऊंचाई तक ऊपर गया, यही यह ऊंचाई हमारा जाके ऐड हो जा रहा है। एच पी जी एच रो जी हमारा क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। ठीक, और कुछ नहीं है। जो हमारी एक्स्ट्रा ऊंचाई, जो हमारी प्रेशर बढ़ रहा है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बस ऐड कर दे रहे हैं। इसी से हमारा फार्मूला निकल के आया है, पी गैस बराबर पी एटमॉस्फेयर प्लस एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ईच लाइन वोल्टेज वाई कनेक्टेड। इसको वाई दिखाया गया, इसको हम लोग स्टार कनेक्टेड बोलते हैं। यह हमारा स्टार कनेक्टेड कुछ इस प्रकार होता है। यह हमारा स्टार कनेक्टेड होता है। एक हमारा डेल्टा कनेक्टेड होता है, इस तरह होता है डेल्टा कनेक्टेड। यह हमारा कौन सा है, स्टार वाला है, स्टार कनेक्टेड। यह हमारा कौन सा है, डेल्टा कनेक्टेड। ठीक, अब बोल रहा है आ एसी जनरेटर वेयर इच फेज वोल्टेज हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 60 VRMS। ठीक है, तो इसमें गणना क्या करनी है, हमें फेज वोल्टेज की गणना करनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमारा, तो पहले इसको समझ लीजिए, स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। तो जो हमारा डेल्टा कनेक्टेड होता है, इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है। इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होगा। इसमें लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, हमारा सेम होता है। ठीक, ये इन दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए हम इसको दर्शाते हैं, यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बी मान लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तब क्या होता है, ए और सी के बीच का जो वोल्टेज होगा वो हमारा लाइन वोल्टेज कहलाएगा। ए और सी के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, या ए और बी का वोल्टेज बीच का वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज होगा। ए या सी के बीच का वोल्टेज या ए या बी के बीच का वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज होगा। लेकिन यहीं से हम लोग एक लिंक से क्या करते हैं, एक हम लोग न्यूट्रल लगा देते हैं, एक न्यूट्रल ऐड कर देते हैं। तब क्या होगा, हमारा जो बी फेज यहाँ पे है, बी फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा हमारा फेज वोल्टेज कहलाएगा। बी फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज हमारा क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज। लेकिन इन सब में क्या कराएगा, हमारा लाइन वोल्टेज कहलाएगा। इन दोनों में अंतर समझ में आया जी। हाँ, अब देखिए इसमें होता क्या है, हमारा एक फार्मूला होता है लाइन वोल्टेज का, हमारा एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है √3 फेज वोल्टेज। ठीक, √3 क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज। तो √3 फेज वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जब हल करेंगे √3 का मान रख के, तो 103.92 हमारा क्या करके आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, 8वां क्वेश्चन। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमारा, यही 8वां क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया ये, हाँ चलिए। तो अब देखते हैं इसको। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर विथ कलेक्टर लोड RC। जो कलेक्टर लोड हमारा RC दे दिया गया है, उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस दे दिया गया है, उसके बाद फैक्टर बीटा का मान दे दिया गया है, और हमें RL लोड भी दे दिया गया है। सब दे, पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका छोटा सा हम लोग। ये देखिए हमारा यहाँ से जाता है एक इनपुट कनेक्शन, यह क्या गया इनपुट, यह इनपुट रेजिस्टेंस जाता है हमारा, जिसका मान दिया गया है कितना, 2 किलो ओम, जिसका मान 2 किलो ओम दिया गया है। अब यहीं से हम क्या लेते हैं, ये कलेक्टर, यहीं से हम ऊपर क्या लेते हैं, कलेक्टर वाला, जो हमारा कौन सा RC रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है हमारा, यह RC रेजिस्टेंस है, जिसका मान कितना हमारा है, जो कलेक्टर है इसका मान हमारा 2000 है, तो यानी 20,000 है, इसका मान 20,000 है। ठीक, अब यहाँ से जब आगे जाते हैं तो नीचे आते हैं, तो यहाँ पे एक हमारा आता है लोड रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, और इसका मान कितना है, इसका मान हमारा है 200 ओम।
सबके मान को आप लोग ध्यान दीजिए। फिगर पहले से बन जाएगा, उसके बाद क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, लिंक से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक हम लोग बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए पूरा फिगर बन के तैयार है। इधर हमारा कलेक्टर है, इधर हमारा इमीटर है। इधर हमारा क्या होगा, कलेक्टर हो जाएगा, इधर हमारा इमीटर हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखते हैं। अब हमें गणना क्या करनी है, गणना करनी है हमें वोल्टेज गेन निकालना है। तो वोल्टेज गेन के लिए हमें क्या चाहिए, रजिस्टेंस लोड और रजिस्टेंस इनपुट रजिस्टेंस। तो इनपुट रजिस्टेंस हमें मिला हुआ है 2 किलो ओम को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 किलो ओम को क्या लिख सकते हैं, 2000 ओम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 2 किलो ओम को 2000 ओम लिख दिया हमने, ठीक, 2000 ओम लिख दिया। इस प्रकार हमें क्या चाहिए, रजिस्टेंस लोड चाहिए। तो रजिस्टेंस लोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आरसी जो हमारा है और हमको एलआर दोनों को हमें जोड़ना है। और ये दोनों हमारे किस में, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो इसको हम लोग आर की जो वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला आपको पता होता है 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। इस तरह फार्मूला होता है, 1/r बराबर होता है। जब इसको हम लोग आर निकालते हैं तो यह R1 R2 क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है R1 R2, और नीचे क्या हो जाता है हमारा R1 प्लस R2 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, ज़रूर होता है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2, R1 का मान कितना हमारा 2000, 20,000 है। R1 का मान हमारा 20,000 है, 4 जीरो। इसके बाद R2 का मान हमारा 200 अपन R1 प्लस R2, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हल करेंगे पूरी तरह हमारा आएगा 198.01। और जो यह 198.01 निकल के आया है, इसको हम लोग 200 ओम मान सकते हैं। यानी हमारा RL रजिस्टेंस लोड कितना निकल के आया, 200 ओम। ध्यान दीजिए, रजिस्टेंस लोड 200 ओम। और हमारा फार्मूला होता है वोल्टेज गेन का, वोल्टेज गेन बराबर हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, बीटा इंटू रजिस्टेंस लोड बटे इनपुट रजिस्टेंस, इनपुट रजिस्टेंस होता है। बीटा का मान हमारा 100 दिया गया है, और रजिस्टेंस लोड हमारा कितना निकल के आया, 200 अभी आपको बताया। और इनपुट रजिस्टेंस कितना निकल के आया हमारा 2000। जो हमारा किलो ओम में था उसको हमने किस में बदल दिया था, 2000 निकल के आया, जो कि यहाँ पे जो है, ठीक, हमने ओम में बदल दिया था। यह 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 दहा में 20 हमारा 10 निकल के आएगा, ठीक। लेकिन 10 नहीं, हमारा निमी ने क्या माना है इसको, 1। हमारा सही आंसर 10 है, लेकिन निमी ने 1 माना है। आप भी एग्जाम में 1 मार के आइएगा, ठीक। चलिए, बेल्ट और पुल्ली असेंबली है। बेल्ट और पुल्ली हमारी क्या करती हैं, आपस में रोलिंग करती हैं ना, एक दूसरे पर क्या करती हैं, रोलिंग करती हैं, ठीक, यानी रोलिंग असेंबली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अ लोड ऑफ 800 न्यूटन इज टू बी लिफ्टेड बाई व्हील एंड एक्सल मशीन। द डिस्टेंस ऑफ व्हील 600 mm एंड एक्सिल ऑफ 200 mm। कंसीडर इफिशियंसी 80%। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोड। पहले देखिए इसमें बात समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट, यानी अगर 80% अगर किसी चीज़ की इफिशियंसी है, कितना, 80% अगर इफिशियंसी है, अगर उस पर 10 न्यूटन का अगर कहा जाए कि वह बल लगा रहा है, तो वह कार्य कितना करेगा, आउटपुट वह केवल 8 न्यूटन का ही देगा। अगर इफिशियंसी कितनी है, 80%, क्षमता उसकी कम हो गई है, क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है, लेकिन लोड वह उतना ही लगा रहा है, कितना, 10 न्यूटन का, लेकिन कार्य कितना होगा, 8 न्यूटन का। इनपुट कितना मिलेगा हमें, 8 न्यूटन मिलेगा। इनपुट कितना मिला, 8 न्यूटन मिला, यानी हमारा 20% लॉस हुआ एफिशिएंसी ने। इसलिए 10 का अगर हम 20% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा, 8 न्यूटन, यानी 20% इफिशियंसी लॉस हो गई। इसी प्रकार अगर हमारी 80% इफिशियंसी पर हम कितने न्यूटन का लोड उठा लेंगे, 800 न्यूटन का। 80% इफिशियंसी पर 800 न्यूटन का लोड उठा लेंगे, लेकिन हमने बल कितना लगाया, 1000 न्यूटन का ना बल लगाया, हमें बल कितना लगाना पड़ेगा, 1000 न्यूटन का। यानी अगर हम 100% इफिशियंसी चाहिए, हमें 100% इफिशियंसी
तो हम क्या करेंगे, 1000 का लोड उठा लेंगे ना। और 100% इफिशियंसी पर हम लोग क्या करेंगे, 1000 न्यूटन का लोड उठा लेंगे। यानी 1000 न्यूटन का एफर्ट लगाएंगे तो 80% के अकॉर्डिंग 800 न्यूटन का फोर्स हम लोग उठा लेंगे। 1000 न्यूटन का क्या करना पड़ेगा, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट और इफिशियंसी में काफ़ी अंतर है। अगर 1000 न्यूटन का हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं तो 80% के अकॉर्डिंग 800 न्यूटन का हम लोग फोर्स उठा लेंगे। अब 1000 न्यूटन जो हमारा आया है यह क्या है, इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक, वही हमें पूछा था कि 80% पर विचार करें भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास। आवश्यक प्रयास हमारा क्या होगा, 1000 न्यूटन होगा। और हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी, 80%, तब जाके हम लोग 800 न्यूटन का क्या उठाएंगे, भार उठा लेंगे। यानी इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा बोल रहा है इसमें किसी वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से 36 फेंका जाए तो नीचे गिरते समय वस्तु का स्टार्टिंग बिंदु कितने वेग से आगे बढ़ेगा। कोई धरातल है, किसी वस्तु को ऊपर कहाँ फेंका गया, ऊपर फेंका गया, यहाँ पे इसका वेग 0 रहा होगा, प्रारंभिक वेग 0 नहीं रहा होगा क्योंकि वह 100 मीटर प्रति सेकेंड से फेंका गया ना, नहीं प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। यह 100 मीटर प्रति सेकेंड से क्या किया गया, फेंका गया। ठीक, अंतिम वेग क्या होगा, वहाँ पे जाके अंतिम बिंदु पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा। जब यहाँ से फिर गिरना स्टार्ट करेगी, पुनः जब धरती पर आएगी, उसका वेग फिर क्या हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकेंड। उसका वेग क्या हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकेंड। यानी गिरते समय वस्तु का स्टार्टिंग बिंदु कितने वेग किलोमीटर प्रति घंटे से होगा, तो स्टार्टिंग बिंदु भी हमारा 100 मीटर प्रति सेकेंड से होगा, क्योंकि वह वापस पुनः क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट हमारा क्या कह रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर प्रति सेकेंड इज ई। व्हाट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम 10 मीटर प्रति सेकेंड टू 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसमें कार एक बार 0 मीटर प्रति सेकेंड से कहाँ जा रही है, 10 मीटर प्रति सेकेंड तक, फिर एक बार क्या कर रही है, 10 मीटर से 20 मीटर तक। दोनों का हमें अलग अलग इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी होगी। पहले की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या लगेगा, E1 बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और एक हमारा फार्मूला क्या है, E2 बराबर क्या लगेगा, यहाँ पे E2 बराबर जो हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्योंकि जो हमारी कार है पहले क्या थी, पहले वह बंद कार को 10 मीटर प्रति सेकेंड से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ई है। पहले वो बंद है, यानी 0 से हमने क्या किया, 10 मीटर तक उसको क्या किया, त्वरित किया, तो वहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। उसके बाद बोल रहा है 10 मीटर से 20 मीटर तक त्वरित करने में, यानी हम लोग 10 से 20 की उसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बढ़ाने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब उसे 10 से 20 बढ़ाने के लिए हम जो पहली ऊर्जा थी उसमें से भाग दे देंगे, किसमें, जो दूसरी ऊर्जा है, उसी से हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए मान रखते हैं हम लोग, E1 में हम लोग क्या रखेंगे, 1/2 m। देखिए यह 10 0 से 20 गया है ना, तो प्रारंभिक बिंदु क्या होगा उसका, ये यूं का मान 0 हो जाएगा, लेकिन v का मान क्या है, 10 है। 10 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 0, ये हमारा निकल के आएगा 1/2 m इंटू 100। अब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, E2 का मान जो हमारा यह हो जाएगा 1/2 m। यह देखिए पहले प्रारंभिक अंतिम बिंदु क्या है इसका, 20 है ना, 20 का हमारा हो जाएगा 400 माइनस यू का मान कितना है, 10 का हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा E2 का मान यहाँ पे जो निकल के आएगा 1/2 m 300। अब 1/2 m 300 जो आया है, अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे E2/E1। जब E2/E1 करेंगे तो E2 हम लोग ऊपर रखेंगे ना, E2/E1, E2 का मान हम लोग रख देंगे 1/2 m 300। देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हमने अलग अलग कलर यूज किया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 m इंटू 100, यह सब कट जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 3 आएगा ना। यानी यहाँ पे सिर्फ जब हम E2 निकालेंगे, E2 बराबर हमारा हो जाएगा 3E1।
यानी 3E1 का मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 3E। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको आज ग्रुप 6 का लेवल 2 हमने कंप्लीट किया और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिसके उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस प्रकार अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।